मेरा नाम विशाल है। आज अदालत के बाहर की सुबह कोई आम सी सुबह नहीं थी। आज फैसला होने वाला था। बाहर बहुत से लोग खड़े हुए थे। किसी के हाथ में अखबार था तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। आज रात में ऐसा फैसला होने वाला था जो मेरी और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी को बदलकर रख देने वाला था। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मेरी आंखों में थकान थी। मेरे चेहरे की चमक अब कहीं खो सी गई थी। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मेरा वकील मेरे पास बैठा था। वो अपनी फाइल्स देख रहा था। मैंने आंखें उठाकर देखा तो दूसरी तरफ मेरी पत्नी बैठी हुई थी। उसका नाम रिया था और वो ऐसे बैठी थी जैसे बहुत ही बेचारी हो, बहुत मासूम हो और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए हों। उसका वकील शहर का नामी गिरामी वकील था। उसने आज तक कोई केस नहीं हारा था। प्रिया ने मेरे ऊपर केस किया था और मेरे माँ, पिताजी, बहन पर मारपीट करने और दहेज लेने का इल्ज़ाम लगाया था। उसके वकील ने हर एक बात को इस तरह से घुमाकर जज के सामने रखा कि सबको वो सच लगा। उसने कहा कि मेरी क्लाइंट पिछले 6 महीने से कैदियों की तरह जिंदगी काट रही है। इनके सास ससुर इन्हें दहेज के लिए ताने देते हैं और उनकी नंद और पति उनके ऊपर हाथ उठाते हैं। वो बोलता चला जा रहा था। फिर मेरी क्लाइंट ने एक दिन हिम्मत करके पुलिस में कंप्लेंट की। जज साहब, ये सारे सबूत हैं, सब आपके सामने हैं, अब आप इंसाफ कीजिए। उसने मेरे और मेरे परिवार पर वो झूठे इल्ज़ाम लगाए थे जो कभी हुआ ही नहीं था। मेरा वकील कुछ नहीं बोल पाया था। उसने बस थोड़ी बहस की थी और चुप हो गया था क्योंकि उसकी दलीलें बहुत कमज़ोर थीं। रिया ने बहुत चालाकी से काम किया था। उसने जानबूझकर उस दिन कंप्लेंट की थी जिस दिन मैंने परेशान होकर उसके ऊपर हाथ उठाया था और उसने खुद को जानकर चोट पहुंचाई और फिर पुलिस स्टेशन जाकर खड़ी हो गई और उसने ऑफिसर को पैसे खिलाए, झूठे गवाह तैयार करे और रिपोर्ट में वो बातें लिखी जो कभी हुई ही नहीं थी। मेरे पिता एक रिटायर्ड टीचर थे। पूरे मोहल्ले में सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो बीमार रहते थे और बूढ़े भी हो चुके थे, लेकिन रिया ने उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया था कि कोई सुनता तो हैरान रह जाता। मेरी माँ सर नीचे झुकाए बैठी रो रही थी और मेरी छोटी बहन, वो तो शर्म की वजह से अपनी नज़रें भी ऊपर नहीं कर रही थी। मेरी बहन का नाम काजल था। काजल अभी पढ़ रही थी। उस बच्ची ने तो कभी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। जज साहब ने फैसला सुनाया। सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए विशाल को 12 साल की सजा सुनाई जाती है और उन्हें प्रिया को उनके खर्च के लिए 50,000 रुपये महीना देना होगा और हर जाने के तौर पर 1 करोड़ रुपए देने होंगे। पूरी अदालत में शोर मच गया। रिया के चेहरे पर हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट आई, लेकिन उसने फौरन से छुपा ली। मैं बस चुपचाप खड़ा था क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था और मेरी माँ चीख चीख कर अदालत में कह रही थी कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर मुझे जेल ले जाया गया। मेरे पिताजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और माँ काजल दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने जाते जाते पिताजी से कहा, पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जल्दी से बाहर आ जाऊंगा। हाँ बेटा, सच कभी नहीं हार सकता, हम लड़ेंगे, तुम फिक्र मत करो। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि सच को जो बाहर लेकर आएगी वो इसी शहर में है और वो कोई और नहीं, मेरे बचपन की एक दोस्त थी। उसका नाम अंजलि था और अब मैं फिर से जेल में अपनी जिंदगी काट रहा था। बाहर से देखने पर मैं जिंदा था, लेकिन सच कहूँ तो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैं दिन रात बस यही सोचता रहता था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने अपनी पत्नी से इतना प्यार किया, फिर भी आज पूरी दुनिया मुझे ही उसका दुश्मन समझ रही है। जेल की दीवारें मुझे हर पल ये एहसास दिलाती थी कि अब मेरी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं होगी। मैं चुपचाप अपनी बैरक में बैठा हुआ था। तभी एक पुलिस वाला मेरे पास आया और बोला, तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। फिर मैं धीरे धीरे उठकर बाहर आया। मेरे कदम भारी थे और मन में अजीब सी बेचैनी थी। मैं सोच रहा था कि आखिर कौन हो सकता है जो मुझसे मिलने आया है। जैसे ही मैं मिलने वाली जगह पर पहुंचा, मेरी नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मैं पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अंजलि थी। मैं उसे देखता ही रह गया। इतने सालों के बाद भी मैं उसे पहचान गया था, लेकिन वो पहले से बहुत बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर पहले वाली मासूम मुस्कान नहीं थी, अब वो ज्यादा समझदार और गंभीर लग रही थी। उसने मुझे देखा और धीरे से बोली, कैसे हो? उसकी आवाज़ सुनते ही मुझे पुराने दिन याद आने लगे।
मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? उसने मेरी तरफ देखा और बोली, कल मैंने न्यूज़पेपर में तुम्हारे बारे में पढ़ा था। उसमें लिखा था कि तुमने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा किया और कोर्ट ने तुम्हें 12 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देने की सज़ा सुनाई है। उसने ये बात बहुत धीरे से कही, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उसे इस बात पर भरोसा नहीं था। फिर वो बोली, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे लगा इस केस में कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है, इसलिए मैंने खुद इस बारे में पता करना शुरू किया। उसने आगे कहा, जब मैंने पूरा केस पढ़ा और उसके बारे में जानकारी निकाली, तो मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की हुई कि ये केस इतनी जल्दी बंद कैसे हो गया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, जैसे किसी ने पहले से सब प्लान किया हो। वो बोलती जा रही थी, लेकिन मैं बस उसे देख रहा था, क्योंकि इतने सालों बाद अचानक उसे अपने सामने देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में पुराने दिन घूमने लगे। मुझे याद आया, जब हम दोनों 10वीं क्लास में साथ पढ़ते थे। वो पहली बार हमारी क्लास में आई थी और उसी दिन हमारी दोस्ती हुई थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, क्लास के सारे बच्चे मुझे होशियार समझते थे, जबकि किसी को कोई मुश्किल सवाल समझ नहीं आता था तो सब मुझे बुलाते थे और मैं हंसते हुए वो सवाल हल कर देता था। अंजलि ये सब देखकर बहुत खुश होती थी। वो हमेशा सबसे ज़्यादा ताली बजाती थी और कहती थी कि एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। उसकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगता था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। हम दोनों रोज़ लंच टाइम में स्कूल के पीछे वाले पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते थे। वो अपना टिफ़िन मुझे देती थी और मेरे टिफ़िन से भी खाती थी। हम घंटों बैठकर बातें करते रहते थे, कभी पढ़ाई की, कभी सपनों की, कभी ज़िंदगी की। मैं उससे अपने हर छोटे बड़े सपने शेयर करता था। मैं हमेशा कहता था कि मैं बड़ा होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। अंजलि मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनती थी और कहती थी कि तुम ज़रूर सफल होगे, क्योंकि तुम बाकी लोगों से अलग हो। समय बहुत तेज़ी से गुजर रहा था और हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारी दोस्ती हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। लेकिन फिर 10वीं के बाद सब बदल गया। पढ़ाई पूरी करने के लिए हम दोनों अलग अलग कॉलेज में चले गए। धीरे धीरे हमारी बातचीत कम होने लगी। फिर एक समय ऐसा आया जब हमारा संपर्क पूरी तरह से ख़त्म हो गया। नंबर बदल गए, ज़िंदगी बदल गई और हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों के बाद मैं उससे इस हालत में मिलूंगा, वो भी जेल में। मैं उसे चुपचाप देख रहा था। तभी उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि अब मुझे सब सच सच बताओ, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्या किया और ये सब कैसे हुआ? उसकी आवाज़ में चिंता थी और उसकी आंखों में वही पुराना भरोसा था जो सालों पहले हुआ करता था। और शायद इतने समय बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि अभी भी कोई है जो मुझे गलत नहीं समझता। मैंने अंजलि की तरफ देखा और कुछ पल तक चुप रहा, क्योंकि जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ था उसे याद करना भी मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे उसे सब बताना शुरू किया। मैंने कहा, हमारी शादी को लगभग 1 साल हो चुका था। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा था। रिया घर में सबका बहुत ध्यान रखती थी, माँ पिताजी की सेवा करती थी और मेरी छोटी बहन काजल को भी अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। वो उसके साथ हंसती खेलती थी, उसके साथ बाजार जाती थी और घर के सारे काम भी संभालती थी। उसे देखकर मुझे लगता था कि शायद ऊपर वाले ने मुझे बहुत अच्छी पत्नी दी है। मैं अपने काम में व्यस्त रहता था, क्योंकि मेरा बिजनेस था और काम के सिलसिले में मुझे अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। शुरू शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरे बिजनेस में नुकसान होने लगा, जिस वजह से मुझे पैसों की परेशानी होने लगी। मैं दिन रात काम में लगा रहता था ताकि सब ठीक हो जाए, लेकिन उसी दौरान शायद मेरे घर में बहुत कुछ बदलने लगा था और मुझे पता भी नहीं चला। मैं काम के चक्कर में इतना उलझ गया था कि घर पर ठीक से ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। एक रात में बाहर से वापस घर लौटा। जैसे ही मैंने घर के बाहर गाड़ी रोकी तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि घर के अंदर से बहुत तेज गानों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई पार्टी चल रही हो। मुझे पहले तो लगा शायद मैंने गलत घर देख लिया है, लेकिन वो मेरा ही घर था। मैं जल्दी से अंदर गया तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर के हॉल में बहुत सारे लड़के लड़कियां मौजूद थे। सबने छोटे छोटे और अजीब कपड़े पहने हुए थे। बोतलें टेबल पर रखी हुई थी। हर तरफ धुआं था। बहुत तेज गाने बज रहे थे और सब नाच रहे थे। उन सब के बीच रिया भी खड़ी थी। वो भी सबके साथ पी रही थी और अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से हंस रही थी।
मैं कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है। मैंने तुरंत पूरे घर में नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे माँ, पिताजी और काजल कहीं दिखाई नहीं दिए। मेरा दिल घबराने लगा। मैं तुरंत ऊपर की तरफ भागा और हर कमरे में उन्हें ढूंढने लगा। तभी मुझे ऊपर वाले स्टोर रूम से हल्की सी आवाज़ें सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरा खून खौल उठा। माँ और पिताजी अंदर बंद थे। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। माँ रो रही थी और पिताजी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैं तुरंत उन्हें बाहर लेकर आया, उन्हें कुर्सी पर बैठाया और पानी पिलाया। माँ लगातार रो रही थी। मैं घबराकर उनसे पूछने लगा कि माँ, ये सब क्या है? रिया ने आप लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? और काजल कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? माँ रोते हुए बोली, बेटा, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। रिया पिछले कुछ दिनों से बहुत बदल गई थी। वो हमें कमरे में बंद करके अपने दोस्तों को घर बुलाती थी, और आज तो उसने सारी हदें पार कर दी। और काजल सुबह से घर पर नहीं है। हमें नहीं पता वो कहाँ गई। माँ की बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं तुरंत नीचे गया। रिया अब भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। मैं उसके पास गया और जोर से चिल्लाया, काजल कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? उसने मेरी तरफ देखा और हंसने लगी। उसकी आंखें लाल थी, वो पूरी तरह से धुत थी। फिर वो हंसते हुए बोली, तुम्हारी बहन किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। वो कोई सीधी साधी लड़की नहीं थी। उसकी ये बात सुनते ही मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं चिल्लाकर बोला, अपनी गंदी जुबान बंद करो। मेरी बहन ऐसी नहीं है, और अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे थप्पड़ मारते ही वहां मौजूद सब लोग चुप हो गए, लेकिन रिया बिल्कुल नहीं डरी। वो उल्टा और जोर से हंसने लगी। मैं पूरे घर में काजल को ढूंढने लगा। मैंने उसके दोस्तों को फोन किया, आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर मैंने मोहल्ले वालों से पूछा, तो तब मुझे पता चला कि पिछले कुछ दिनों से रिया काजल को जबरदस्ती अपने साथ क्लब और पार्टियों में ले जाती थी। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ होगा। मैं उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो रहा था। तभी एक आदमी ने मुझे बताया कि उसने रिया को एक बूढ़े अमीर आदमी के साथ देखा था, और उसके साथ काजल भी थी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई हो। मैं तुरंत घर वापस आया और रिया से सच पूछने लगा। मैं गुस्से में कांप रहा था। मैं उससे चिल्लाकर पूछ रहा था कि मेरी बहन कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया? लेकिन वो मुझे देखकर बस मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे किसी बात का डर ही नहीं था। मैं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाने की बात कह ही रहा था कि तभी उसने अचानक अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। उसने अपने हाथों पर खुद ही चोट लगा ली और जोर जोर से रोने लगी। मैं हैरान होकर उसे देख रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। फिर वो चीख कर बोली, जाओ पुलिस में रिपोर्ट करो, अब देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इतना कहकर वो घर से निकल गई और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी, और उसी रात मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अंजलि ने मेरी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और दुख भी। शायद उसे अब समझ आ चुका था कि मेरे साथ कितना बड़ा खेल खेला गया है। कुछ देर तक वो चुप बैठी रही, फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, अब तक तुमने मुझे सब बता दिया, अब मेरी बारी है सच बाहर लाने की। उसकी आंखों में एक अलग ही भरोसा दिखाई दे रहा था, जैसे उसने मन ही मन फैसला कर लिया हो कि अब वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। मैं बस चुपचाप उसे देख रहा था, क्योंकि इतने समय के बाद पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी जिंदगी में उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। अंजलि वहीं से उठी और सीधे अपने ऑफिस चली गई। वो अब एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन कंपनी में काम करती थी और उसके पास अपनी एक टीम भी थी। ऑफिस पहुंचते ही उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया। वो लोग ऐसे केस की जांच करते थे जिनमें सच को छुपाने की कोशिश की जाती थी। अंजलि ने उन सबको मेरे केस की फाइल दिखाई और बोली, मुझे इस केस के बारे में सब कुछ पता करना है। एक एक बात सच चाहिए। रिया कहाँ जाती थी, किन लोगों से मिलती थी, उसका असली चेहरा क्या था, मुझे सब जानना है, और ये काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होना चाहिए। उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि सब लोग समझ गए थे कि ये मामला उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसकी टीम ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले मेरे बारे में जानकारी निकाली, फिर रिया के बारे में पता करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे बहुत सी बातें सामने आने लगी, जिनके बारे में मुझे खुद भी कभी पता नहीं था। उनकी टीम मेरे मोहल्ले में गई, वहाँ के लोगों से बात की, और सबकी बातें सुनकर अंजलि भी हैरान रह गई। लोगों ने बताया कि रिया को हमेशा महंगे कपड़ों का बहुत शौक था। वो रोज़ शॉपिंग करती थी,
बड़े बड़े होटल में खाना खाती थी, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी और बहुत पैसा उड़ाती थी, जबकि मैं दिन रात मेहनत करके घर चलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे अपनी छोटी बहन काजल की कॉलेज की फीस भी भरनी होती थी। माँ पिताजी का खर्च भी उठाना पड़ता था। मैं खुद अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी रिया के लिए हर खुशी देने की कोशिश करता था। अंजलि की टीम ने आगे पूछताछ की तो मोहल्ले वालों ने ये भी बताया कि जब भी मैं काम से बाहर जाता था, तब रिया रात रात भर घर में पार्टी करती थी। लड़के और लड़कियां घर में आते थे, तेज गाने बजाते थे और आसपास के लोग कई बार परेशान भी हो जाते थे। लेकिन मेरी इज्जत की वजह से कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। ये सब सुनकर अंजलि को समझ आने लगा था कि रिया का असली चेहरा कितना अलग था। फिर उन्होंने उस क्लब के बारे में पता किया जहां रिया अक्सर जाती थी। वहां से भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। क्लब के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि रिया वहां अक्सर अलग अलग लोगों के साथ आती थी और बहुत पैसे खर्च करती थी। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला कि रिया के पास 2 क्रेडिट कार्ड थे। एक के बारे में मुझे पता था, लेकिन दूसरा उसने मुझसे छुपा कर रखा था। उस दूसरे कार्ड से उसने बहुत बड़ा कर्ज ले रखा था और उसकी किश्तें भी नहीं भरी जा रही थी। अंजलि की टीम को धीरे धीरे समझ आने लगा कि रिया पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि रिया का एक पुलिस अफसर के साथ भी संपर्क था। वो अफसर अक्सर उससे छुपकर मिलता था और उसके अकाउंट में कई बार पैसे ट्रांसफर हुए थे। अंजलि की टीम ने बैंक डिटेल्स भी निकाल ली थी, जिनसे साफ पता चल रहा था कि रिया हर महीने उस अफसर को पैसे भेजती थी। शायद इसी वजह से मेरा केस इतनी जल्दी बंद कर दिया गया था और बिना पूरी जांच के मुझे दोषी बना दिया गया था। अंजलि को अब पूरा शक हो चुका था कि मेरे खिलाफ सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। फिर उन्होंने उस दिन के बारे में जानकारी निकाली जिस दिन मेरे पिता पर झूठा आरोप लगाया गया था। रिया ने पुलिस में कहा था कि मेरे पिता ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी, लेकिन जांच में पता चला कि जिस समय उसने ये आरोप लगाया था, उस समय मेरे पिताजी अस्पताल में थे, उनके टेस्ट चल रहे थे। अस्पताल की एंट्री और रिपोर्ट दोनों मौजूद थी। इतना ही नहीं, जिस ऑटो वाले ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था, उसने भी पूरी बात बताई और वो गवाही देने के लिए तैयार हो गया। उसने साफ कहा कि उस दिन मेरे पिताजी पूरे समय अस्पताल में थे और वो बहुत ही बीमार हालत में थे। ये सब सुनकर अंजलि को अब पूरा यकीन हो गया था कि रिया ने सिर्फ अपनी गलतियां छुपाने के लिए मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। अंजलि ने सारी रिपोर्ट्स अपने सामने रखी, हर एक सबूत को ध्यान से देखा। फिर उसने लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक मजबूत फैसला दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब उसके पास सारे सबूत थे। बैंक डिटेल्स, गवाह, क्लब की जानकारी, अस्पताल की रिपोर्ट्स और वो सारे सच जिन्हें इतने समय में दबाया जा रहा था, अब वो पूरी तरह तैयार थी केस को दोबारा खुलवाने के लिए। और पहली बार इतने महीनों बाद मुझे लगा था कि शायद सच अभी पूरी तरह मरा नहीं है। वो दोबारा मुझसे मिलने जेल आई थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी सिर्फ चिंता नहीं थी। इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही भरोसा दिखाई दे रहा था, जैसे उसने मन ही मन फैसला कर लिया हो कि अब वो मुझे हर हाल में इस नरक से बाहर निकाल कर रहेगी। मैं उसे देखते ही कुछ पल तक बस उसे देखता रह गया, क्योंकि इतने महीनों में पहली बार कोई एक ऐसा इंसान मेरे सामने बैठा था जिसकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं बल्कि भरोसा था। जेल में आने के बाद मैंने लोगों की नज़रों में सिर्फ घृणा देखी थी। हर कोई मुझे दोषी समझ चुका था। पुलिस वाले भी मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं सच में कोई बहुत बड़ा अपराधी हूँ। लेकिन अंजलि की आंखों में आज भी वही पुराना विश्वास था जो स्कूल के दिनों में हुआ करता था। वो धीरे से मेरे सामने बैठी और बोली, तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस केस के बारे में जितने सबूत इकट्ठा किए हैं, उनके बाद अब कोई भी सच को ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा सकता। रिया ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने तुम्हें झूठे केस में फंसाया, तुम्हारे परिवार को तोड़ा, तुम्हारी बहन की ज़िंदगी खराब की। लेकिन अब उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। उसकी बात सुनकर भी मेरे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख चुका था कि कैसे पैसे और झूठ मिलकर सच को दबा सकते हैं। मैंने धीरे से कहा, अंजलि, तुम ये सब क्यों कर रही हो? इतने सालों बाद भी तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता था कि रिया कितनी चालाक हो चुकी थी। वो किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने पुलिस तक को खरीद लिया था, तो किसी और के साथ क्या कर सकती है? मैं सोचकर ही डर जाता था। अंजलि मेरी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम आज भी वैसे ही हो। पहले खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता करते हो।
फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सुनो, अब डरना बंद करो। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ सच है और सबसे बड़ी बात ऊपर वाला है। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें सिर्फ हिम्मत रखनी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसकी आवाज़ में इतना भरोसा था कि कुछ पल के लिए मेरे अंदर का डर सच में कम होने लगा। इतने महीनों बाद पहली बार मुझे लगा शायद मेरी जिंदगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अंजलि फिर धीरे से बोली, अब केस दोबारा खुलेगा और इस बार फैसला पैसे से नहीं सबूतों से होगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद किसी ने पहली बार कहा था कि मैं निर्दोष हूँ। कुछ देर के बाद मुलाकात का समय खत्म हो गया और वो उठकर जाने लगी। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और बोली, बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगी। उसके जाने के बाद मैं देर तक वहीं बैठा रहा। उसके शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे और पहली बार मुझे लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी बदल सकती है। दूसरी तरफ काजल की जिंदगी भी पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरे जेल जाने के बाद वो अंदर से टूट गई थी। पहले कुछ दिनों तक तो वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी, हर वक्त रोती रहती थी। उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। माँ पिताजी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि घर में कमाने वाला मैं अकेला ही था। लेकिन धीरे धीरे काजल ने खुद को संभालना शुरू किया। उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। सुबह को वो कपड़ों की दुकान पर काम करती थी, वहाँ पूरे दिन खड़े होकर ग्राहकों को कपड़े दिखाती थी। फिर शाम को घर लौटकर आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और रात देर तक बैठकर कॉपियाँ चेक करती थी और सुबह फिर वही भागदौड़ शुरू हो जाती थी। उसकी उम्र अभी इतनी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठाती, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। माँ अक्सर उसे देखकर रोने लगती थी, क्योंकि उनकी छोटी सी बेटी अब पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रही थी। लेकिन काजल कभी उनके सामने नहीं रोती थी। वो हमेशा मुस्कुराकर कहती थी कि माँ, सब ठीक हो जाएगा, भैया वापस आ जाएंगे। लेकिन रात को जब सब सो जाते थे, तब वो अकेले बैठकर चुपचाप रोती रहती थी। उसे मेरी बहुत याद आती थी। वो अक्सर मेरा पुराना फ़ोन हाथ में लेकर बैठ जाती थी, जिसमें हमारी पुरानी तस्वीरें थी, और उन्हें देखकर रोने लगती थी। जब अंजलि को काजल के बारे में पता चला, तो वो खुद उससे मिलने गई। शुरुआत में काजल उससे मिलने से डर रही थी, क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रह गया था। लेकिन अंजलि ने उसे बहुत प्यार से समझाया। उसने कहा, काजल, अब से तुम्हें अकेले सब संभालने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और तुम मेरे लिए छोटी बहन जैसी हो। तुम्हारी पढ़ाई और घर का खर्च अब मैं संभालूंगी। पहले तो काजल ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं था। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं खुद संभाल लूंगी। लेकिन अंजलि ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मदद लेना कमजोरी नहीं होती, और वैसे भी हम सब एक परिवार की तरह हैं। धीरे धीरे काजल का डर कम होने लगा। अंजलि अक्सर घर आने लगी। वो माँ पिताजी के लिए दवाइयाँ लेकर आती थी, राशन लेकर आती थी, और हर बार उन्हें यही भरोसा दिलाती थी कि मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। माँ हर बार उसकी बातें सुनकर रोने लगती थी, क्योंकि अब उन्हें अंजलि में अपनी बेटी जैसा अपनापन महसूस होने लगा था। उधर केस दोबारा शुरू हो चुका था, लेकिन रिया का वकील बहुत चालाक था। हर सुनवाई में वो कोई ना कोई नया बहाना बना देता। कभी कहता नया सबूत आया है, कभी कहता गवाह मौजूद नहीं है, और हर बार तारीख आगे बढ़ जाती। इस तरह करते करते पूरा 1 साल गुजर गया। मैं पूरे 1 साल से जेल में था। उस 1 साल ने मुझे अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। पहले मैं बहुत हंसने बोलने वाला इंसान था, लेकिन अब मैं ज्यादातर चुप रहने लगा था। जेल की जिंदगी इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देती है। वहाँ हर दिन एक जैसा होता है, वही दीवारें, वही ताले, वही अकेलापन। लेकिन उन सब के बीच अगर किसी चीज ने मुझे जिंदा रखा था, तो वो अंजलि का भरोसा था। वो लगातार मेहनत कर रही थी। वो रोज नए सबूत इकट्ठा करती थी। कभी किसी गवाह से मिलने जाती, कभी बैंक रिकॉर्ड्स निकलवाती, कभी अस्पताल में रिपोर्ट जमा करती। उसने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब केस की आखिरी सुनवाई होनी थी। उस दिन सुबह से ही कोर्ट के बाहर बहुत भीड़ थी। मीडिया वाले भी मौजूद थे, क्योंकि अब ये मामला काफी बड़ा बन चुका था। मैं पुलिस की गाड़ी में बैठकर कोर्ट लाया गया। मेरे हाथों में हथकड़ी थी और लोगों की नजरें अब भी मुझे अपराधी की तरह देख रही थी। लेकिन इस बार मेरे दिल में थोड़ा साहस था, क्योंकि मुझे पता था कि आज सच बोलेगा।
दूसरी तरफ अंजलि पूरी तैयारी के साथ कोर्ट पहुंची। उसके हाथ में कई फाइलें थी जिनमें सारे सबूत मौजूद थे। बैंक डिटेल्स, अस्पताल की रिपोर्ट्स, क्लब के रिकॉर्ड्स, गवाहों के बयान और वो हर चीज जो साबित कर सकती थी कि रिया झूठ बोल रही थी। उसने कोर्ट में कदम रखा तो उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। क्योंकि आज वो सिर्फ एक केस नहीं लड़ रही थी, क्योंकि आज वो एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी वापस लेने आई थी। रिया अपने वकील के साथ कोर्ट में बैठी हुई थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर पहले वाला भरोसा दिखाई नहीं दे रहा था। वो बार बार अपने हाथों को आपस में पकड़ रही थी, जैसे अंदर ही अंदर घबरा रही हो। दूसरी तरफ मैं पुलिस वालों के बीच चुपचाप बैठा हुआ था। मेरे हाथों में हथकड़ी थी, लेकिन आज मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि आज सिर्फ केस की सुनवाई नहीं थी, आज मेरी पूरी जिंदगी का फैसला होने वाला था। कोर्ट के अंदर बहुत भीड़ थी, मीडिया वाले भी मौजूद थे। आसपास बहुत लोग बैठे थे जो इस केस के बारे में सुनना चाहते थे। सबकी नज़रें कभी मेरी तरफ जाती थी तो कभी रिया की तरफ। मैं सर झुकाकर बैठा था, क्योंकि इतने महीनों की जेल ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। तभी जज साहब कोर्ट में आए और सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। पूरा कोर्ट कुछ ही सेकंड में शांत हो गया। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे और फिर सुनवाई शुरू हुई। कुछ देर तक दोनों वकीलों ने अपनी अपनी फाइलें देखी। फिर अचानक अंजलि खड़ी हुई। उसने एक लंबी सांस ली और बहुत ही शांत आवाज में कहा, माननीय अदालत, आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच रखने जा रही हूँ जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता था। उसकी आवाज़ इतनी मजबूत थी कि पूरा कोर्ट उसकी तरफ देखने लगा। मैं भी उसे देख रहा था, क्योंकि आज मेरे लिए वही आखिरी उम्मीद थी। उसने अपनी फाइल खोली और आगे बोली, इस केस में विशाल पर अपनी पत्नी और परिवार के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। उसे अपराधी बताया गया, लेकिन आज मैं अदालत के सामने ऐसे सबूत पेश करूंगी जिनसे साफ हो जाएगा कि असली अपराधी कौन है और किस तरह एक निर्दोष इंसान की जिंदगी बर्बाद की गई। उसकी बात सुनकर कोर्ट में बैठे लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। रिया के चेहरे का रंग हल्का हल्का बदलने लगा, लेकिन वो अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसका वकील बीच बीच में उसे शांत रहने के लिए कह रहा था। अंजलि ने सबसे पहले वही मुद्दा उठाया जिसने मेरे पूरे परिवार को तोड़ दिया था। उसने कहा, रिया ने अदालत और पुलिस के सामने बयान दिया था कि 8 मार्च के दिन विशाल के पिता ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की, लेकिन आज मैं साबित करूंगी कि उस दिन वो घर पर ही नहीं थे। इतना कहकर उसने अस्पताल की रिपोर्ट्स कोर्ट के सामने रख दी। उसने कहा कि ये अस्पताल की असली रिपोर्ट्स हैं, जिसमें साफ लिखा है कि 8 मार्च को सुबह 9:15 पर विशाल के पिता अस्पताल पहुंचे थे और शाम 5 बजे तक वहीं मौजूद थे। अगर वो पूरे दिन अस्पताल में थे, तो फिर घर में जाकर ऐसा कैसे कर सकते थे? उसकी बात सुनते ही कोर्ट में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोग तो हैरानी में खड़े तक हो गए, क्योंकि अब पहली बार केस में इतना बड़ा मोड़ आया था। अंजलि ने फिर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर को गवाही के लिए बुलाया। डॉक्टर सामने आए। उन्होंने अदालत में हाथ जोड़कर कहा कि जी हाँ, 8 मार्च को सुबह से शाम तक इनके सारे टेस्ट मैंने खुद किए थे। ये पूरे दिन अस्पताल में ही थे। उन्होंने कहा इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इन्हें चलने में भी परेशानी हो रही थी। फिर उन्होंने अस्पताल की एंट्री रजिस्टर और टेस्ट की रिपोर्ट्स भी दिखाई। जज साहब बहुत ध्यान से सब देख रहे थे। इसके बाद अंजलि ने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज चलवाई। पूरे कोर्ट में एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि सुबह 9:15 पर मेरे पिताजी अस्पताल के अंदर जा रहे हैं। फिर अलग अलग समय की फुटेज दिखाई गई, जिसमें वो डॉक्टर्स के साथ दिखाई दे रहे थे और शाम 5 बजे वो अस्पताल के बाहर निकलते हुए दिखाई दिए थे। ये सब देखकर कोर्ट में बैठे लोग दंग रह गए। अब साफ साबित हो चुका था कि रिया ने मेरे पिताजी पर झूठा आरोप लगाया था। मेरी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने आंचल से बार बार आंखें पोंछ रही थी, क्योंकि इतने महीनों से उनके पति को एक गंदी नज़र से देखा जा रहा था, जबकि वो पूरी तरह बेगुनाह थे। रिया पूरी तरह घबराने लगी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसका वकील जल्दी जल्दी फाइलें पलट रहा था, लेकिन उसके चेहरे से भी साफ लग रहा था कि अब मामला उसके हाथ से निकलता जा रहा है। इसके बाद अंजलि ने अगला गवाह बुलाया। वो ऑटो वाला था जो हमेशा मेरे पिताजी को अस्पताल लेकर जाता था। उसने कोर्ट में आकर कहा कि मैं इन्हें कई सालों से जानता हूँ, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उस दिन भी मैं ही इन्हें सुबह अस्पताल लेकर गया था और शाम को वापस घर छोड़ कर आया था। उसने कहा रास्ते में भी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बार बार सीने में दर्द की बात कर रहे थे। उसकी बात सुनकर कोर्ट में फिर हलचल शुरू हो गई। जज साहब ने सारी बातें ध्यान से नोट की। फिर अंजलि ने तीसरे गवाह को बुलाया। वो हमारी पड़ोसन थी। उन्होंने कोर्ट में आकर कहा
कि जब भी विशाल काम से बाहर जाता था, तब उसके घर में रात रात भर पार्टियां होती थी, बहुत तेज गाने बजते थे, बोतलें चलती थी, लड़के और लड़कियां देर रात तक आते जाते रहते थे। हम लोग कई बार परेशान होकर रिया से आवाज़ कम करने के लिए भी कहते थे, लेकिन वो तो उल्टा हमसे ही लड़ने लगती थी। वो कहती थी कि ये घर मेरा है, मैं यहाँ जो चाहूंगी वही करूंगी। पड़ोसन ने ये भी कहा कि कई बार उन्होंने मेरी माँ को रोते हुए देखा था और मेरे पिताजी को चुपचाप घर के बाहर बैठे देखा था। उनकी बात सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया, क्योंकि मैं काम के चक्कर में इतना अंधा हो गया कि अपने ही घर की हालत नहीं देख पाया। इसके बाद अंजलि ने चौथा गवाह बुलाया। वो क्लब में काम करने वाला आदमी था। उसने अदालत में बताया कि रिया अक्सर रात को क्लब में आती थी, अलग अलग लोगों के साथ घूमती थी और बहुत पैसे उड़ाती थी। उसने कहा, मैंने कई बार उसे एक पुलिस अफसर के साथ भी देखा था। वो हर बार उसे पैसे देती थी। उसकी बातें सुनते ही कोर्ट में बैठे लोग फिर से हैरान रह गए, क्योंकि अब सब साफ हो रहा था कि मेरे खिलाफ झूठा केस बनाने में पुलिस का भी हाथ था। फिर उस आदमी ने सबसे बड़ी बात कही। उसने कहा, एक रात मैंने रिया को एक बूढ़े अमीर आदमी के साथ काजल को जबरदस्ती ले जाते देखा था। काजल बहुत डरी हुई थी, वो रो रही थी, लेकिन रिया उसे खींचकर ले जा रही थी। ये सुनते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। माँ जोर जोर से रोने लगी और पिताजी की आंखों से भी आंसू बहने लगे, क्योंकि आज पहली बार सबके सामने वो डरावना सच आ रहा था जिसे हम इतने समय से अपने अंदर दबाए हुए थे। अंजलि ने तुरंत कुछ तस्वीरें और रिकॉर्ड्स कोर्ट में दिखाए, जिनमें रिया उस बूढ़े आदमी के साथ दिखाई दे रही थी। फिर उसने कहा, अगर विशाल सही समय पर वहां नहीं पहुंचता और अपनी बहन को वहां से नहीं बचाता, तो पता नहीं उस रात उसके साथ क्या हो जाता। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी, लेकिन वो खुद को संभाल कर खड़ी रही। अब तक रिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो बार बार पानी पी रही थी। उसका वकील भी चुप हो गया था, क्योंकि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन अंजलि अभी रुकी नहीं। उसने आखिरी सबूत कोर्ट के सामने रखा। उसने बैंक डिटेल्स दिखाई, जिनमें साफ लिखा था कि रिया हर महीने उस पुलिस अफसर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती थी, जिसने बिना सही जांच के मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। ये देखकर जज साहब खुद हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत उस पुलिस अफसर को भी अदालत में बुलाने का आदेश दिया। अब पूरा कोर्ट समझ चुका था कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। अंजलि ने आखिर में जज साहब की तरफ देखकर कहा कि माननीय अदालत, आज पूरे सबूत आपके सामने है। विशाल निर्दोष है। उसकी जिंदगी झूठ और लालच की वजह से बर्बाद की गई। उसे जेल भेजा गया, उसके परिवार को तोड़ा गया, उसकी बहन की जिंदगी खतरे में डाल दी गई। लेकिन आज सच सबके सामने आ चुका है। इसलिए मैं अदालत से यही गुजारिश करती हूँ कि विशाल को इंसाफ दिया जाए और जिन्होंने उसके साथ ये सब कुछ किया उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसकी बात खत्म होते ही पूरा कोर्ट कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि आज पहली बार सच इतनी मजबूती के साथ सबके सामने खड़ा था और रिया का हर झूठ एक एक करके टूट चुका था। फिर अंजलि ने दोबारा बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा मजबूत लग रही थी। उसने जज साहब की तरफ देखकर कहा कि माननीय अदालत, मैं आज यहाँ सिर्फ विशाल को बेगुनाह साबित करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं ये भी साबित करना चाहती हूँ कि किस तरह एक झूठी कहानी बनाकर एक पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। उसने रिया की तरफ देखते हुए कहा, इस औरत ने उन लोगों पर आरोप लगाया जिन्होंने इसे अपनी बेटी की तरह रखा था, जिन्होंने इसे घर की बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझा था। लेकिन इसने बदले में क्या किया? इसने उसी परिवार को तोड़ दिया जिसने इन्हें प्यार दिया। अंजलि की बात सुनकर कोर्ट में बैठे लोग पूरी तरह से शांत हो गए थे। सबकी नजरें अब रिया पर थी। अंजलि ने आगे कहा, ये वही औरत है जो हजारों रुपए की शॉपिंग करती थी, हर रात क्लबों में जाती थी, गलत काम करती थी, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी, जबकि उसका पति दिन रात मेहनत करके घर चलाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, विशाल अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाता था, अपने माँ बाप की दवाइयाँ खरीदता था और खुद अपनी ज़रूरतों को भूलकर इस औरत की हर खुशी पूरी करने की कोशिश करता था। लेकिन बदले में इसे क्या मिला? जेल की सलाखें। उसकी आवाज़ धीरे धीरे भावुक होने लगी थी, लेकिन वो खुद को संभाल कर बोल रही थी। फिर उसने रिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, और इसने सिर्फ अपने पति की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि उसकी छोटी बहन काजल की जिंदगी भी खतरे में डाल दी। इसने पैसों के लिए उसे एक बूढ़े आदमी के हाथ बेचने की कोशिश की। अगर विशाल सही समय पर वहां नहीं पहुंचता, तो पता नहीं उस रात उसके साथ क्या हो जाता। उसकी बात सुनकर कोर्ट में बैठे कई लोगों की आंखें भर आईं। मेरी माँ जोर जोर से रोने लगी। पिताजी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, क्योंकि इतने महीनों के बाद आज पहली बार सबके सामने उनका दर्द दिखाई दे रहा था। अंजलि ने फिर कहा,
विशाल ने गुस्से में रिया को थप्पड़ जरूर मारा था, लेकिन वो थप्पड़ किसी औरत पर हाथ उठाने के लिए नहीं था। वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो एक भाई का गुस्सा था, जिसने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए देख ली थी। उसने कहा, अगर उस दिन कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ऐसा होते देखता, तो शायद वो भी यही करता। उसकी बात सुनकर कोर्ट में बैठे बहुत से लोग सर हिलाने लगे, क्योंकि अब सबको समझ आ रहा था कि सच क्या था। रिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका सर झुका हुआ था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसका वकील भी अब कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि सारे सबूत उनके खिलाफ जा चुके थे। अंजलि ने फिर जज साहब की तरफ देखकर कहा कि माननीय अदालत, मेरे पास जितने सबूत थे मैंने सब आपके सामने रख दिए। अब फैसला आपके हाथ में है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आज भी एक निर्दोष इंसान को सजा मिली, तो शायद लोगों का कानून पर से भरोसा उठ जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही पूरा कोर्ट कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर इंसान उसी पल फैसले का इंतजार कर रहा हो। जज साहब ने सारी फाइलें अपने सामने रखी। कुछ देर तक सारे सबूतों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने कहा, अदालत 1 घंटे के बाद अपना फैसला सुनाएगी। इतना कहकर वो अपने केबिन में चले गए। पूरा कोर्ट अचानक शोर से भर गया। लोग आपस में बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि विशाल के साथ बहुत गलत हुआ, तो कोई रिया को बुरा भला कह रहा था। मैं वहीं चुपचाप बैठा। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी, क्योंकि 1 घंटे के बाद मेरी जिंदगी बदल भी सकती थी और खत्म भी हो सकती थी। तभी मेरे माँ पिताजी मेरे पास आए। माँ ने रोते हुए मेरा चेहरा पकड़ लिया और बोली, बेटा, आज ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। पिताजी की आंखों में भी आंसू थे। वो बार बार अंजलि को दुआएं दे रहे थे। उन्होंने अंजलि की तरफ देखकर कहा कि बेटा, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुमने हमारे बेटे की जिंदगी बचा ली, वरना हम तो पूरी तरह से टूट चुके थे। अंजलि ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिया और बोली, अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सच को सामने लाना तो मेरा फर्ज था, और विशाल सिर्फ आपका बेटा नहीं, मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी आवाज में सच्चाई थी। ये सुनकर माँ ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी। इतने समय बाद पहली बार हमारे परिवार में उम्मीद वापस आई थी। मैं वहीं बैठा ये सब देख रहा था, और मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, क्योंकि इतने महीनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऊपर वाले ने आखिरकार हमारी सुन ली है। धीरे धीरे वो 1 घंटा भी गुजर गया। फिर कोर्ट का दरवाज़ा दोबारा से खुला। सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। जज साहब अपनी कुर्सी पर आकर बैठे। पूरे कोर्ट में फिर से सन्नाटा छा गया, और अब हर किसी को सिर्फ उस फैसले का इंतजार था जो मेरी जिंदगी बदलने वाला था। जज साहब ने जैसे ही बोलना शुरू किया, पूरा कोर्ट बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बैठे हर इंसान की सांसें रुक गई हों। सबकी नजरें सिर्फ जज साहब पर थीं, और मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थी कि मुझे खुद अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं अपनी जगह पर बैठा था, लेकिन मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि आज जो फैसला होने वाला था, वो सिर्फ एक केस का फैसला नहीं था, वो मेरी पूरी जिंदगी का फैसला था। पिछले 1 साल में मैंने जो दर्द सहा था, जो जिल्लत देखी थी, जो अकेलापन झेला था, वो सब मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं बस ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा था कि इस बार सच जीत जाए। जज साहब ने अपनी फाइलें बंद की, फिर मेरी तरफ देखा और बोले, अदालत ने इस केस से जुड़े सभी सबूतों और गवाहों और रिपोर्ट्स को ध्यान से देखने के बाद ये फैसला किया है कि विशाल और उसके परिवार पर लगाए गए सारे आरोप पूरी तरह से झूठे थे। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में अचानक कोई तेज आवाज गूंज गई हो। कुछ पल के लिए मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि मैंने सही सुना है। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। माँ जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर ऊपर वाले का नाम लिया। पिताजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस मुझे देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा आखिरकार बेगुनाह साबित हो गया। काजल रोते हुए मेरे कंधे से लग गई, क्योंकि इतने महीनों से वो खुद को हर बात का जिम्मेदार मान रही थी, और आज पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दे रही थी। लेकिन फैसला अभी पूरा नहीं हुआ था। जज साहब ने फिर रिया की तरफ देखा और सख्त आवाज में बोले, अदालत के सामने ये साबित हो चुका है कि रिया ने लालच और पैसों के लिए अपने पति और उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। उसने झूठी शिकायतें दर्ज करवाईं, पुलिस को गुमराह किया, अपने ससुर पर झूठा आरोप लगाया, और अपनी ननंद की जिंदगी को भी खतरे में डाला। अदालत इस अपराध को बहुत गंभीर मानती है, इसलिए अदालत रिया को 5 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश देती है। ये सुनते ही पूरा कोर्ट फिर से हलचल से भर गया।
लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ लोग रिया को बुरा भला कह रहे थे, तो कुछ लोग मेरे परिवार के लिए दुख जता रहे थे। रिया का चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपनी जगह पर बैठी कांप रही थी। शायद उसे अब समझ आ चुका था कि उसने अपने लालच में कितना कुछ खो दिया। उसका वकील भी अब बिल्कुल चुप था, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ जा चुके थे। जज साहब ने फिर मेरी तरफ देखा और बोले, विशाल के खिलाफ दर्ज किया गया केस पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है, इसलिए अदालत उसकी बाकी बची हुई सजा को तुरंत प्रभाव से खत्म करती है और उसे सम्मान के साथ रिहा किया जाता है। ये सुनते ही मेरी टांगों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं वहीं बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि इतने महीनों बाद आखिरकार मुझे इंसाफ मिल गया था। मैं सोच रहा था, उस एक साल ने मुझसे कितना कुछ छीन लिया था। मेरी इज्जत, मेरा काम, मेरी आज़ादी, मेरी खुशियाँ, सब कुछ। लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी मुझे दोबारा मौका दे रही है। माँ तुरंत मेरे पास आ गईं। उन्होंने ज़ोर से मुझे गले लगा लिया और फूट-फूट कर रोने लगीं। वो बार-बार बस यही कह रही थीं कि मेरा बेटा बेगुनाह था। मुझे पता था, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। पिताजी भी मेरे सर पर हाथ फेरते हुए रो रहे थे। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। काजल तो जैसे खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। वो लगातार रो रही थी और बार-बार कह रही थी, भैया, अब सब ठीक हो जाएगा ना? मैं उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि उस समय मेरे पास शब्द ही नहीं थे। दूसरी तरफ अंजलि थोड़ी दूर खड़ी हमें देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, क्योंकि उसने जो वादा किया था, वो पूरा कर दिया था। अगर वो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आती, तो शायद मैं हमेशा के लिए अपराधी बनकर जेल में ही रह जाता। मैं धीरे-धीरे उसके पास गया। कुछ पल तक मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिया और कहा कि अंजलि, अगर तुम नहीं होती, तो शायद मैं कभी इस अंधेरे से बाहर नहीं आ पाता। तुमने सिर्फ मुझे जेल से बाहर नहीं निकाला, तुमने मेरे परिवार को फिर से जीने की वजह दी है। मेरी बात सुनकर उसने तुरंत मेरे हाथ नीचे कर दिया और बोली, दोस्ती में धन्यवाद नहीं बोलते। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे हमारे स्कूल के दिन याद आ गए, जब वो हर छोटी बात पर मेरी तारीफ करती थी, और आज इतने साल बाद भी वो उसी तरह मेरे साथ खड़ी थी। मेरी आंखों में फिर आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले रिया को अपने साथ लेकर जाने लगे। वो जाते जाते एक बार पीछे मुड़ी और मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। शायद वो समझ चुकी थी कि लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। उधर कोर्ट के बाहर मीडिया वालों की भीड़ जमा हो चुकी थी। जैसे ही मैं बाहर निकला, कैमरे मेरी तरफ घूम गए। लोग सवाल पूछने लगे। कोई कह रहा था कि आपको कैसा लग रहा है, तो कोई पूछ रहा था कि आप रिया को माफ करेंगे। लेकिन उस समय मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं देना था। मैं बस कुछ पल खुली हवा में सांस लेना चाहता था, क्योंकि पूरे एक साल के बाद आज मैं जेल की दीवारों से बाहर निकला था। मैंने आसमान की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। वो हवा आज मुझे पहले से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं फिर से जीना सीख रहा हूँ। मैं कुछ पल आंखें बंद करके खड़ा रहा, क्योंकि इतने महीनों के बाद आज मुझे पहली बार आज़ादी महसूस हो रही थी। माँ मेरा हाथ पकड़े खड़ी थी, पिताजी मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए थे, और काजल अब भी मुझे छोड़ नहीं रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं फिर से उससे दूर न चला जाऊं। तभी अंजलि मेरे पास आई और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अब आगे क्या सोच रहे हो? मैंने कुछ पल आसमान की तरफ देखा, फिर अपने परिवार की तरफ, और धीरे से कहा, अब बस अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। बहुत समय बर्बाद हो गया, अब बाकी की जिंदगी उन्हीं के साथ खुशी से जीना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर माँ फिर से रोने लगी। पिताजी मुस्कुरा दिए और अंजलि भी हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर हम सब धीरे धीरे कोर्ट से बाहर निकल आए, क्योंकि आज सिर्फ केस खत्म नहीं हुआ था, आज हमारे दर्द का वो लंबा अंधेरा खत्म हुआ था, जिसने हमारे पूरे परिवार को तोड़ दिया था। और इतने समय के बाद आखिरकार हमें इंसाफ मिल गया था। मैं धीरे धीरे चलकर पिताजी के पास गया। मेरे कदम कांप रहे थे, क्योंकि इतने महीनों के बाद आज मैं अपने परिवार के सामने सर उठाकर खड़ा था। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, उन्होंने बिना कुछ सोचे मुझे जोर से अपने गले लगा लिया। उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बार बार बस यही कह रहे थे कि बेटा, मुझे पता था, सच एक न एक दिन सबके सामने जरूर आएगा। कुछ देर के बाद मैं धीरे धीरे उसके पास गया। वो चुपचाप मुझे देख रही थी। मैंने उससे कहा, अंजलि, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आती, तो शायद सच कभी सामने नहीं आता,
और मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलता। मैं जिंदगी भर अपराधी बनकर जीता रहता। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। ये मेरा फर्ज था। मैंने सर हिलाते हुए कहा, नहीं अंजलि, ये सिर्फ फर्ज नहीं था, ये तुमने दिल से किया है। कोई इंसान किसी के लिए इतना तब तक नहीं लड़ता जब तक उसके दिल में उसके लिए सच्ची जगह ना हो। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल चुप रही, फिर उसने हल्का सा नीचे देखा, जैसे वो अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा रही हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, विशाल, क्या तुम जानते हो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी जो मैं इतने सालों से नहीं कह पाई। उसकी आवाज़ सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने उससे कहा कि हाँ कहो, क्या बात है। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और आज भी उतना ही करती हूँ जितना स्कूल के दिनों में करती थी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया। मुझे समझ ही नहीं आया क्या कहूँ। वो आगे बोली, जब हम स्कूल में साथ पढ़ते थे तब से मैं तुम्हें पसंद करती थी। जब भी तुम क्लास में किसी मुश्किल सवाल का जवाब देते थे, मुझे बहुत गर्व होता था। जब तुम अपने सपनों की बातें करते थे, तब मैं बस तुम्हें देखती रह जाती थी। लेकिन तुम हमेशा अपने सपनों में इतने खोए रहे कि तुमने कभी मेरी तरफ उस नज़र से देखा ही नहीं। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी थी। मैंने धीरे से कहा, अंजलि, मुझे सच में नहीं पता था, मैं कभी समझ ही नहीं पाया। उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता था। अगर पता होता तो शायद तुम इतने साल चुप नहीं रहते। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मैंने उसके दोनों हाथ और मजबूती से पकड़ ली और कहा कि अंजलि, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? मेरी बात सुनकर उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर उसने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी के सारे टूटे हुए हिस्से फिर से जुड़ गए हों। इतने दर्द, इतने अंधेरे के बाद आखिरकार मुझे वो इंसान मिल गया था जो शुरू से मेरे साथ खड़ा था, बस मैं ही उसे पहचान नहीं पाया था। माँ और पिताजी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और पिताजी पहली बार इतने महीनों बाद सुकून से दिखाई दे रहे थे। फिर 1 महीने के बाद हमारी शादी हो गई। इस बार मेरी जिंदगी में कोई झूठ नहीं था, कोई डर नहीं था। मैं सही इंसान के साथ खड़ा था। शादी वाले दिन घर फिर से खुशियों से भर गया था। माँ अंजलि को देखकर बार बार रो पड़ती थी। वो उसके पास जाकर बोली, बेटा, तूने हमारे लिए जो किया है हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तूने हमारे बेटे को हमें वापस दे दिया। अंजलि ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और बोली, माँ, अब ये सिर्फ आपका घर नहीं, मेरा भी घर है। और आप लोग सिर्फ विशाल का परिवार नहीं, अब मेरा भी परिवार है। मैंने जो किया वो सच को सामने लाने के लिए किया, क्योंकि मैं जानती थी कि विशाल कभी गलत नहीं हो सकता। माँ ने उसे गले लगा लिया और फिर घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गईं। उस रात मैं और अंजलि छत पर साथ बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, आसमान में चांद चमक रहा था और इतने महीनों के बाद पहली बार मेरे दिल में पूरी तरह से शांति थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अंजलि, जब तुमने अखबार में मेरे बारे में वो खबर पढ़ी थी, तब क्या तुम्हारे मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि शायद मैं सच में गलत हो सकता हूँ? उसने बिना एक पल सोचे कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारे दिल को जानती हूँ। तुम वो इंसान हो जो हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, जो अपनी खुशी छोड़कर अपने परिवार की खुशी चुनता है। ऐसा इंसान किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, काश मैं तुम्हारा ये प्यार पहले समझ गया होता। तो उसने हंसते हुए कहा, देर से समझे मगर समझे तो सही। उसकी बात सुनकर मैं भी हंस पड़ा। फिर हम दोनों बहुत देर तक वहीं बैठे बातें करते रहे। उस रात मुझे पहली बार लगा कि जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना जरूर था, लेकिन आखिर में मुझे वो सब वापस भी दिया जिसकी मुझे सच में जरूरत थी। अब मैं अपने परिवार के साथ था और उस इंसान के साथ था जो मुझे हर कमी, हर टूटन, हर दर्द के बाद भी उसी तरह प्यार करती थी। और सच कहूँ तो इतने सालों में पहली बार मैं दिल से खुश था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।